नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से 12वां पाठ संसार पुस्तक है। इसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले जानते हैं इसके लेखक के बारे में। बच्चों, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बच्चों से इन्हें बेहद लगाव था। बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। इनकी बेटी जब केवल 10 वर्ष की थी तब उन्होंने अपनी बेटी को अनेक चिट्ठियां लिखी, जिनमें यह बताया गया था कि धरती की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे पहचाना और समझा। ये सभी चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने और जानने में बहुत आनंद आता था। उनकी सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है उसी पुस्तक से लिया गया है। खास बात यह है कि जो नेहरू जी के पत्र थे वो अंग्रेजी में लिखे गए थे और इनका हिंदी में अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने, जिनकी आप अनेक कहानियां पढ़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं पाठ संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह से बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो नेहरू जी इस समय इलाहाबाद में हैं और उनकी पुत्री इंदिरा मसूरी में पढ़ाई करने के लिए गई हुई हैं। वो उन्हें पत्र लिखकर बातचीत करते रहते हैं क्योंकि वो उनसे वैसे बातें नहीं कर सकते थे जैसे कि आमने सामने की जाती हैं। तो उन्होंने अपने पत्रों में दुनिया के देशों के बारे में जानकारी देनी शुरू की। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान, जो बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें उन सभी देशों का और उन सभी जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। अब वो अपने देश के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, इस समय पत्र जब उन्होंने लिखे थे तो भारत आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का भारत पर राज्य था। तो उस समय वो बता रहे हैं कि जो देश हमारे ऊपर राज्य कर रहा है वो केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। लेकिन ये सभी जो देश हैं दोनों, ये दुनिया के बहुत छोटे से हिस्से हैं, यानी दुनिया बहुत बड़ी है। तो तुम्हें बड़े होकर दुनिया की सभी चीजों के बारे में जानना होगा, केवल अपने देश के बारे में जानना काफी नहीं है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे कथों में बहुत थोड़ी सी बातें मैं तुम्हें बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम बड़े शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं तुम्हारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। अब नेहरू जी आगे बताते हैं। तो नेहरू जी कहते हैं कि मेरे जो खत हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, मैं बहुत ज्यादा बड़े खत नहीं लिख सकता, लेकिन जितनी भी चीजें मैं तुम्हें इन खतों में यानी लेटर्स में लिखकर भेजूंगा तुम उन्हें बड़े शौक से पढ़ोगी और तुम जानोगी कि दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें रहने वाले सभी लोग हमारे भाई बहन हैं। और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो किताबों में तुम इतनी जानकारी पाओगी कि तुम्हें कहानियां पढ़ने में भी उतना मजा नहीं आता होगा। ये तो तुम जानती ही हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों में पहले सिर्फ जानवर थे। जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था। अब आगे बताते हुए कहते हैं कि हमारी धरती जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। आदमियों से पहले इस धरती पर केवल जानवर थे और उससे पहले पेड़ पौधों का राज था। लेकिन आज हम जब इतने सारे जानवर और इंसानों को देखते हैं तो हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी ऐसा समय होगा कि धरती पर कुछ नहीं था।
लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, उन्होंने लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम हो जाएगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तो वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया था कि धरती पर बहुत ही ज्यादा गर्मी थी उस समय, और यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर था, तापमान था, कि किसी भी जानदार चीज का जिंदा रहना संभव नहीं था। और ये सभी बातें हम किताबों में पढ़ सकते हैं। जानवरों की और पहाड़ों के से मिले हुए जो फॉसिल्स हैं, उनसे हमें मालूम हो जाता है कि ऐसा समय जरूर था। तुम इतिहास की किताबों में भी पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, तब किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम तो चीजें जो जानना चाहते वो सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वो ठीक कैसे हो सकती है? आगे नेहरू जी कहते हैं कि तुम इतिहास की किताबें, यानी जो हिस्ट्री की जो आपकी बुक्स हैं, उसमें पुराने ज़माने की बहुत सारी बातें जान सकती हो, पढ़ सकती हो। लेकिन उससे पहले का जब ज़माना था, जब आदमी ही नहीं था, तो किताबें कौन लिखता? तो उस समय की चीज़ों के बारे में हमने कैसे जाना? वो सब चीज़ें जानने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी होंगी। लेकिन कभी सोचा है कि यदि हम बैठे बैठे कल्पना से अपनी कहानियाँ गढ़ लें, तो क्या वो सही होंगी? मान लीजिए हमने सोचा कि परियां होती हैं, तो क्या वास्तव में परी हो जाएगी? ऐसी परी कथाएं सच नहीं हो सकती हैं। तो वो आगे बताते हुए कहते हैं, लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल और जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की न जाने कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। अब नेहरू जी आगे लिखते हुए बताते हैं कि पुराने जमाने में लिखी हुई किताबें न होने पर भी जो ये पहाड़ हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं और जो जानवरों की पुरानी हड्डियां हमें मिलती हैं, उनसे हमें पुराने जमाने का हाल पता चल जाता है कि पहले क्या हुआ होगा। आगे वो लिखते हैं, मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। अब आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम धीरे धीरे इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना सीख जाओगी और शायद तुम थोड़ा बहुत जानती भी होगी। जब तुम सड़क के किनारे किसी पत्थर को पड़ा देखती हो तो शायद वो तुम्हें बहुत कुछ बताता है, लेकिन शर्त क्या है कि उसे तुम्हें सुनना आता हो, समझना आता हो और उसे पढ़ना आता हो, यानी तुम देखकर उसे समझ सकती हो कि ये क्या बताना चाहता है। कोई भी जुबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम किसी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई गोल, छोटा सा चमकीला रोड़ा देखती हो, क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और इसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर टुकड़ा खुरदुरा और नोकीला होगा। बच्चों, अगर हम कोई भी नई भाषा सीखना चाहते हैं, जबान यानी भाषा, जैसे उर्दू है, हिंदी है या अंग्रेजी है, तो उसे सीखने से पहले हमें उसके अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, जिन्हें हम अक्षर कहते हैं। उसी तरह से जब हम प्रकृति के अक्षर पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी हमें ये सब सीखना होगा। जैसे चट्टानों के बारे में जानना होगा, पहाड़ों के बारे में, समुद्र के बारे में। जब हम इन सबको देखेंगे तब हम उनकी किताब को अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को कहते हैं कि शायद तुम अभी भी थोड़ा थोड़ा उस किताब को पढ़ना जानती हो, क्योंकि जो छोटा सा गोल चमकीला पत्थर है यानी रोड़ा है,
उसे जब तुम देखती हो तो तुम्हें क्या वो कुछ बतलाता हुआ नहीं लगता कि कैसे वो इतना गोल, चमकीला और चिकना हो गया है, जबकि वो पहले कैसा था? किनारे उसके नुकीले थे और वो खुरदरा था, यानी बड़ा रफ था। लेकिन वो बड़ी सी चट्टान को तोड़कर अगर हम कभी भी देखें तो उसके जो टुकड़े होंगे छोटे छोटे, वो भी नोकीले होंगे और खुरदरे होंगे। तो ये कैसे बन गया गोल और चिकना? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो उसी के मुख से उसकी कहानी तुम सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वो भी एक चट्टान का टुकड़ा था, यानी बहुत समय पहले शायद वो भी चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा रहा होगा, जो कि एक बहुत बड़ा सा एक पहाड़ था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा होगा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी में ले गया। वहां से बड़ा पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे छोटे दरिया में पहुंचा दिया। उस छोटे से दरिया से वो बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चमकीला और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। अब नेहरू जी उसे समझाते हैं इंदिरा को कि जो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा तुम्हारे पास है, जो कि गोल है, चिकना है, उसमें भी पहले किनारे और कोने थे। जैसा कि तुम एक बड़ी चट्टान से यानी बड़े पहाड़ से या पहाड़ के टुकड़े से तोड़ती हो तो वो भी नुकीला होता है, खुरदरा होता है। लेकिन शायद ये बहुत दिनों तक पहाड़ से टूटकर उसी के नीचे पड़ा रहा, दामन यानी उसके आंचल में, उसके बेस में पड़ा रहा। और जब पानी आया तो उसे बहाकर वो छोटी सी घाटी में ले गया। घाटी यानी वैली। वहां से एक पहाड़ी नाले से वो बहता हुआ छोटे दरिया में पहुंचा। दरिया यानी बहता हुआ पानी या फिर नदी। और उस छोटे दरिया से लुढ़कते लुढ़कते बहते बहते वो बड़े दरिया में पहुंच गया। और वहां उसके पैंदे में यानी बेस में वो ऐसे ही लुढ़कता रहा। और लुढ़कते रहने के कारण क्या हुआ? उसके जो किनारे थे वो घिस गए और वो चमकीला और चमकदार बन गया। और वह वैसा कंकड़ बन गया जो तुम्हारे हाथ में है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों में जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता। उस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते, बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी सारी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी चीजें मालूम हो सकती हैं। अब नेहरू जी आगे बताते हुए कहते हैं कि जो दरिया है शायद वो किसी तरह से यानी लहरों के द्वारा उसे किनारे पर छोड़ गया और वो तुम्हें मिल गया। अगर वो पत्थर बाहर नहीं निकलता दरिया में से यानी नदी से, तो वो आगे और बहता जाता और वो समुद्र में मिल जाता। समुद्र में भी इसी तरह से लुढ़कता रहता और अंत में क्या बन जाता? वो बालू यानी रेत का छोटा सा पार्टिकल यानी जर्रा। और समुद्र के किनारे में आकर वो बाकी रेत के कणों में मिल जाता और बच्चे उस पर आकर छोटे छोटे रेत के घरौंदे बनाते, किले बनाते। तो सोचो, अगर एक छोटा सा ये पत्थर का टुकड़ा तुम्हें इतनी सारी बातें बता सकता है, तो बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे आसपास हैं वो न जाने कितनी जानकारी तुम्हें देंगी। तो देखा बच्चों, इस तरह से नेहरू जी अपनी पुत्री को शिक्षित करते थे, उसे नई नई बातें बताते थे। इस प्रकार से बाप और बेटी में बातें भी हो जाती थी और साथ ही साथ उन्हें ढेर सारी जानकारी भी मिल जाती थी। तो हमें आशा है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ यानी एमसीक्यू और प्रश्नोत्तर के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।